हेलो बेटा, दक्षिणा की क्लासरूम के अंदर यू आर इनवाइटेड। बहुत 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 स्वागत है बेटा आप सबका मेरे साथ। सो आई पारस वर्मा, आई विल बी टेकिंग योर डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस पेपर। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दिस डिस्कशन इज़, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी आते हैं, तो एक जनरल बेसिक आइडिया बहुत सारे क्वेश्चंस का, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ के एग्जामिनेशन में फ़ाइनल आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ज़्यादा नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और कुछ टॉपिक्स, कुछ कंसेप्ट्स जो आपको दोबारा से समझाने बताना मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूरी है, दैट ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग। पॉइंट इज़, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज़ एसोसिएटेड विद यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। कान खोल के सुनना, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है ना कि अगर जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन में गलती करी है, दैट मीन्स तुमने ग्लाइकोलिसिस को याद ही नहीं किया। और ऐसे क्वेश्चन मैं ना डिस्कस ही नहीं करूँगा। सिंपल सी बात, ग्लाइकोलिसिस कितना सिंपल प्रोसेस है जो मैंने तुम्हें याद करा दिया। गुड गर्लफ्रेंड फाउंड, डैड गॉन, बाइट, पर्पल पेपर, पोस्ट कार्ड एंड पाई। आपको अगर ये 13,670 ये भी याद करा दिया, इसमें ये टीबी यूज़ होता है, इसमें बनता है, जहाँ पे 6 में नाड़ू बनता है। अगर सब कुछ ढंग से करा दिया तो ये याद होना चाहिए किसी भी हालत में। नेक्स्ट, अगर आगे बढ़ते हैं, आफ्टर ग्लाइकोलिसिस पायरुवेट डिसोशिएट इनटू CO2 एंड H2O। सीधी सी बात, ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट CO2 और H2O में टूट जाता है। H2O में तब टूटता है और CO2 में कब बनता है, ये सब चीज़ कब बनती है? अरे भाई खुद का दिमाग लगाओ ना। ये सब चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगी। जब आधा प्रोसेस ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में होगा, आधा प्रोसेस TC के अंदर होगा। TC यानी ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो आपके पास मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, एसेटाइल कोएंजाइम इज प्रोड्यूस फ्रॉम पायरुविक एसिड। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, और यहीं पे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन आना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन दी। अब क्लोरोप्लास्ट को स्टडी कर रहे हो, क्लोरोफिल कहाँ है? आउटर और इनर मेम्ब्रेन, ये स्टेटमेंट हम कभी नहीं कहते, थाइलाकॉइड के अंदर होती है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में आउटर और इनर मेम्ब्रेन में तो ऐसा कभी नहीं होता। ये जो बीच में अरेंज थाइलाकॉइड्स होती है, यहाँ पे आपके पास क्लोरोफिल होती है। स्ट्रोमा में भी नहीं कहते। तो आंसर आपको सारा क्लियर है। विच वन इज़ कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट। इसको बेटा आप याद कर लीजिए, NCERT में नहीं दे रखा है, बट फिर भी ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। कुछ ऐसे पॉइंट जो पेपर में एक्स्ट्रा आ जाते हैं, जिनको मैं अगर स्पेसिफिकली कहूँगा कि बेटा इनको याद कर लीजिए, तो उनको कर लिया करो, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होंगे। कैम प्लांट्स, क्रसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म जो प्लांट्स दिखाते हैं, उनकी क्या ज़रूरत है? जाहिर सी बात, उस प्लांट ने अपना सारा एडेप्टेशन किस चीज़ के लिए किया है? वाटर कंजर्वेशन के लिए किया है ना। तो आप डिजीज़ रेजिस्टेंस, सेकेंडरी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तीनों को हटा सकते हो। पहला आंसर डायरेक्ट। आगे बढ़ो। द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लाइट एनर्जी इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लाइट एनर्जी इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस किस चीज़ के लिए है? अब लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस में क्या करेगी? क्या वाटर स्प्लिट करेगी? नहीं, वाटर को स्प्लिट बेटा फोटो सिस्टम 2 करता है। लाइट एनर्जी जब आती है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकलवाती है, और फिर इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए ये वाटर को स्प्लिट करता है। समझे? तो लाइट एनर्जी एक्टिवेट करती है क्लोरोफिल को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। द प्रोसेस दैट मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4। दोनों में ट्रांसपिरेशन होता है, दोनों में ग्लाइकोलिसिस होती है, दोनों में फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन तो भाई C3 में होती है। सिंपल, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ कॉमन बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ग्लाइकोलिसिस और लैक्टिक एसिड दोनों में कॉमन क्या है? बोथ जनरेट NADH2। लैक्टिक एसिड में तो इस्तेमाल हो जाता है। बोथ अकर इन एनारोबिक कंडीशन। ध्यान से देखना इस स्टेटमेंट को, बोथ अकर इन ओनली एनारोबिक कंडीशन। लैक्टिक एसिड के लिए ओनली तो चलेगा, लेकिन ग्लाइकोलिसिस तो एक ह्यूमन सेल में आप लोग सांस लेते रहो तब भी ग्लाइकोलिसिस होगा। तो आपके सेल में एनारोबिक कंडीशन तो नहीं होती, आपके सेल में एरोबिक कंडीशन होती है। तो एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ओनली एनारोबिक कंडीशन है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा गलत। तीसरा, बोथ प्रोसीड इन RBC, नो। आपके पास आंसर नंबर 3 बनेगा। दोनों में से CO2 नहीं निकलता। क्या आपको बात क्लियर हो चुकी है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 110। इन क्रान्स एनाटॉमी बंडल शीट सेल्स हैव। बेटा ये आपको याद करना है, इन पॉइंट्स को अपने पास फोकस कर लेना। बंडल शीट सेल्स की कुछ क्वालिटीज़ है, उनकी वॉल्स बहुत थिक होती हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता, और उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, दिस स्टेटमेंट शुड बी रिटन विद यू इन योर कॉपीज एंड शुड बी रिमेंबर्ड। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद इनर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। देखो, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, इन चारों के अंदर बेस्ट आंसर बेटा ये वाला निकलता है, इसलिए ये आंसर चूज़ किया गया। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, वो ये भी आंसर सही है, दोनों सही हैं, लेकिन आंसर ये वाला बेस्ट आंसर है। इनर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, उसके साथ वाटर का स्प्लिट नेसेसरी होता है, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है।
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किया? एफडी, जो मैंने आपको कॉपी नोट्स में पढ़ाया था, एफडी यानी फेराडॉक्सिन, वहाँ से क्लियर होता है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द रिएक्शन परफॉर्म ऑन पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। बेटा ये क्वेश्चन को पढ़ते वक्त आपको पता है कि यहाँ पे ये सब, राइट। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, 2 और मोर कोफैक्टर्स आर रिक्वायर्ड इन द अबव रिएक्शन। कि एफएडी लिपोइक एसिड, एफएडी टीपीपी, नन ऑफ द अबव। क्या आपको चारों ऑप्शन में से कुछ आता था? नहीं। ये क्वेश्चन आपको देने का पर्पस सिर्फ ये है कि जब आप ऐसा वाला क्वेश्चन बेटा देख रहे हैं तो, और पेपर में जब हम स्ट्रेस में होते हैं और हमें रियलाइजेशन होती है कि हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो क्वेश्चन को छोड़ना भी आना चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन को सबसे बड़ी बात आपको ये है कि अगर आप कोई क्वेश्चन देखते हैं तो यू शुड बी 100% कैपेबल टू लीव द क्वेश्चन इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द क्वेश्चन। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। नॉमेनक्लेचर ऑफ फोटो सिस्टम्स एज फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 इज़ बेस्ड ऑन। ये कहते हैं फोटो सिस्टम का नॉमेनक्लेचर 1 और 2। हमने 1 और 2 नाम क्यों दिया? क्योंकि उनकी सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी, अब नॉन साइक्लिक में देखें तो यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 होता है और फोटो सिस्टम 1 जिस सीक्वेंस में काम करते हैं कभी नहीं होता, पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग कभी नहीं है। अब ये हमेशा सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी, पहले 1 ढूंढा गया था फिर 2 ढूंढा गया था, इस हिसाब से इनका नाम दिया गया है। एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर एब्सेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे है, हेक्सोकाइनेज ग्लूकोग्लाइकोलाइसिस में बनता है, 100% सही है, ओके। एंड बेटा रुबिस्को आपको कहाँ मिलता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है, ओके। फ्यूमेरेट से मैलेट कन्वर्जन के दौरान फ्यूमेरेज यूज़ हो सकता है, यस। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में, यस। एकोनिटेज ऑक्सीडेटिव टीसीए एकोनिटेज टीसीए के अंदर आपको मिल सकता है, यस। आपने एक चीज़ को फोकस किया, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है बेटा, जिस पॉइंट को मैंने अंडरलाइन किया है आप ज़रा उन पे बेटा फोकस कीजिए। ये वाला टीसीए, ये वाला टीसीए, ये वाला ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, यानी 1, 4 और 5 ऑक्सीडेटिव माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, तो ये दोनों आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया होगा ना, 2 और 3। क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्ट नहीं भी आता ना, तो थोड़ा ना पेपर में यहाँ पे बैठ के दिमाग लगाना होता है। कुछ क्वेश्चन इसलिए दिमाग मांगते हैं और कुछ नहीं होता है। आगे बढ़ो। When H positive ions move from intermembranous space towards matrix, they pass inner membrane of mitochondria by। अगर आप यहाँ से इनको इस तरीके से इधर भेज रहे हो, H पॉजिटिव यहाँ पड़ा था खूब सारा और इसको आप क्रॉस करके जा रहे हो, तो बेटा ये एक मेम्ब्रेन के बीच में प्रोटीन ही तो है, CF1, ये आपके पास एक प्रोटीन ही तो है। और जब इस तरीके से प्रोटीन है तो मेम्ब्रेन से अगर आपका पास डाउन होना है और थ्रू अ स्पेसिफिक प्रोटीन हो रहा है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे कि नहीं? देखो ये यहाँ पर मेम्ब्रेन से अगर H पॉजिटिव बेटा यहाँ से अपने आप चले जाते तो क्या इसको कभी ATPase की F1 F0 F1 प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती? कभी भी नहीं पड़ती। इसको यहाँ से निकलने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए, इसलिए तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है। अच्छा समझ आया? ओके। प्रोटॉन ग्रेडियंट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज उसके ब्रेकडाउन की वजह से एनर्जी निकलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, गलत स्टेटमेंट बताओ। प्रोटॉन पंप डिस्ट्रॉयज प्रोटॉन ग्रेडियंट, नेवर। प्रोटॉन पंप क्या करता है? H पॉजिटिव को उठा के यहाँ पे डालता है ताकि इनको बाद में ऐसे लाया जा सके, तो डिस्ट्रॉय नहीं करता। प्रोटॉन ग्रेडियंट को डिस्ट्रॉय करने की जगह क्या बनता है? कंस्ट्रक्ट करता है, या फिर आंसर होना चाहिए था डेवलप, इसलिए ये स्टेटमेंट है गलत। समझ गए? आगे बढ़ो। साइटोक्रोम C इज़ अ स्मॉल, बेटा ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है, इसमें कोई दिमाग लगने वाली बात नहीं। इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर। C4 में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, क्यों? क्या कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ CO2 इन मीजोफिल सेल्स? नो। यहाँ पे बंडल शीट होता है ना, तब भी मान लेते हैं हम, मीजोफिल सेल्स में तो ऐसा नहीं कह सकते। इंक्रीजिंग इंट्रासेल्युलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 in bundle sheath ensures that Rubisco functions as carboxylase, minimizing oxygenase activity। 100% करेक्ट आंसर। डिक्रीजिंग CO2 कॉन्सेंट्रेशन बंडल शीट तो गलत ही है, 4th आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी गलत ये भी गलत, तो ऑल ऑफ दीज तो नहीं हो सकता, आंसर बन गया ये। करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 इज़ लिमिटिंग। आज के टाइम पे जितना एटमॉस्फेयर में CO2 है वो किसके लिए कमी है? C3 प्लांट के लिए, क्योंकि C4 प्लांट जितना CO2 है उसी को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। C3 प्लांट के लिए ये वैल्यू लिमिटिंग है। इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ। देखिए बेटा, इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप, ये समझा देता हूँ तुम्हें। इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट हमें क्या समझाता है? ये इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट हमें कहता है कि अगर आप किसी दिन रेड लाइट दें और उसके अंदर X अमाउंट की फोटोसिंथेसिस हो,
आप ब्लू लाइट दें, उसके अंदर वाई अमाउंट की फोटोसिंथेसिस हो। तो जब आप रेड और ब्लू लाइट साइमल्टेनियसली देंगे तो आइडिया लगता है, यहाँ से खुद इमेजिन करो, हमें ऐसा लगता है कि रेड से x, ब्लू से y, तो दोनों को मिलेंगे तो वैल्यू फोटोसिंथेसिस के अमाउंट की x + y होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। इमर्सन्स का इन्हांसमेंट इफेक्ट कहता है कि जब मैं रेड एंड ब्लू लाइट साथ में देता हूँ ना, तो जो फोटोसिंथेसिस का अमाउंट होता है इट इज़ ग्रेटर दैन x + y, यानी इन्हांस हो गया। इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे के साथ मिलकर इन्हांस हो गया। और रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या कहता है? अगर आप रेड वेवलेंथ के बियॉन्ड अगर लाइट देते हो, रेड बियॉन्ड वेवलेंथ के बियॉन्ड अगर ज़्यादा, और आप 700 नैनोमीटर से बियॉन्ड अगर आप लाइट देते हो, तो जो फोटोसिंथेसिस का अमाउंट होता है वो कम हो जाता है, उसको हम रेड ड्रॉप कहते हैं। इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ने के बाद ना एक आइडिया लगा था साइंटिस्ट को कि 2 फोटो सिस्टम साइमल्टेनियसली ऑपरेट करते हैं। ये वाली बात आपको याद रखनी है एंड मस्ट आई से, ये जो मैंने अभी समझाया इसको आप लिखेंगे अपनी कॉपीज़ में। आगे बढ़िए। 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर फिक्स्ड इन C3 पाथवे। C3 पाथवे यानी केल्विन साइकिल में 12 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 यानी 2 ग्लूकोज के लिए आपको कितना चाहिए? एक ग्लूकोज के लिए आपको चाहिए तो 12 ATP और एक ग्लूकोज के लिए 18 ATP एंड 12 नाडो, राइट। तो 2 ग्लूकोज के लिए 18 दूनी 36, 12 दूनी 24, तो 36 एंड 24 आंसर बन गया। कितना सिंपल था। आर्बर वाइट है, BOR होना चाहिए था। आर्बर वाइट है, कंपोज्ड ऑफ हमेशा वाइट मैटर का बना होता है, याद रखिएगा। ग्रे मैटर बाहर की तरफ होता है। डैश इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड वाइल डैश डिक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड। याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था पैरट जो होता है हवा में उड़ता है और उड़ के हवा में ऊंचा जाता है ना, तो उसी तरीके से ब्लड में कैल्शियम के लेवल को अगर आपको बढ़ाना हो तो आप समझ लो वो पैरट के पैरों में बंधा हुआ है तो उड़ जाता है। पैरट हार्मोन में पैरट दिखाई दे रहा है आपको, पैरट इंक्रीज़ करेगा यानी ऐसे इंक्रीज़ करेगा, और कैल्सिटोनिन हमेशा डिक्रीज़ करता है। इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन इज ऑन मैमरी ग्लैंड्स। और प्रोलैक्टिन मैमरी ग्लैंड्स में से क्या बनवाता है ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्या बनवाएगा? मिल्क। वेरी गुड। पिट्यूटरी को अगर आपने सर्जिकली रिमूव कर दिया तो उससे बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल और फॉल कर गया और पोटेशियम बढ़ गया। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी बनाता है ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जिससे एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम होता है और बनता है एल्डोस्टेरॉन। और जब बेटा एल्डोस्टेरॉन बनता है तो किडनी से वो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करता है, सोडियम Na पॉजिटिव, नॉट टू पॉजिटिव, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करता है Na पॉजिटिव की। तो अगर आपके पास एल्डोस्टेरॉन नहीं है तो आपके पास सोडियम नहीं है, यानी एल्डोस्टेरॉन की कमी यानी सोडियम की फॉल हो गया। और एग्जैक्टली ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से काम भी करवाता है और उसकी डेवलपमेंट भी करता है। तो अगर आपने पिट्यूटरी हटा दिया तो ACTH है ये नहीं बनेगा, एड्रिनल ग्लैंड की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, तो उसकी एट्रोफी हो जाएगी। एट्रोफी यानी स्लोली डिग्रेडेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, हेरिंग बॉडीज़ याद रखिएगा, पिट्यूटरी में, ये सिलेबस का पार्ट नहीं, बट इसकी सिर्फ जनरल डेफिनेशन बता देता हूँ। हेरिंग बॉडीज़ और न्यूरोसिक्रेटरी बॉडीज़ आर स्ट्रक्चर्स फाउंड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस में मिलते हैं। दे रिप्रेजेंट द टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। आप देखो, यहाँ से हाइपोथैलेमस से यहाँ तक पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं ना, आपने तो इतना पढ़ा ही है बेटा, आपको इसको दिखा देते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस से यहाँ तक आता है, ये डायरेक्ट न्यूरॉन सप्लाई करते हैं। तो इस जो न्यूरॉन का ये वाला पार्ट जो अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? हेरिंग बॉडीज़ कहते हैं। और ये क्या काम करते हैं? इसके अंदर हॉर्मोन्स टेम्परेली स्टोर होते हैं। कौन कौन सा? ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। हो गया ना कंसेप्ट क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे, pituitary gland is located in a bony cavity called sella turcica attached to the hypothalamus by a stalk like infundibulum. Answer direct, simple. एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर होती हैं, GFR याद किया था, ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। डायरेक्ट आंसर है। कितना सिंपल क्वेश्चन था, याद कराना बहुत ज़रूरी। When neuron is in resting state, non-conducting, axon की membrane NCRT का लाइन है, comparatively more permeable to potassium and nearly impermeable to sodium। याद रखिएगा बेटा, लीक चैनल्स की वजह से ये होता है। NCRT लीक चैनल्स के बारे में कोई बात नहीं करती, बट मैंने तुम्हें पढ़ाया है। अदरवाइज नहीं भी याद तो NCRT की डायरेक्ट लाइन समझ के इसको याद कर लो। स्टेरॉयड एंड पेप्टाइड हार्मोन्स टिपिकली हैव कॉमन। स्टेरॉयड पेप्टाइड हार्मोन में कॉमन क्या होता है? देयर रिक्वायरमेंट टू ट्रैवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। सीधी सी बात, क्योंकि स्टेरॉयड पेप्टाइड हार्मोन
मेम्ब्रेन के अंदर सॉल्युबिलिटी तो उनकी सेम नहीं होती, स्टेरॉइड सॉल्युबल होता है, पेप्टाइड नहीं होता, तो पहला आंसर नहीं। देयर लोकेशन ऑफ द रिसेप्टर, स्टेरॉइड का रिसेप्टर सेल के अंदर, पेप्टाइड का बाहर, नहीं। रिलायंस ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन समझ लो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा सेल्युलर रिसेप्टर होता है तो उसके बाद आप क्या करते हो, इस तरीके से मल्टीपल सेकेंडरी मैसेंजर्स करते हो, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन। दोबारा बोल देता हूँ, अगर आपके पास इंटरनल इस तरीके से ये आपके पास सेकेंडरी मैसेंजर्स बनते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को सिग्नल ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो ये सिग्नल ट्रांसडक्शन एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर के केस में होता है, यानी स्टेरॉइड के केस में सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं होगा। तो ये भी कॉमन नहीं, ये भी कॉमन नहीं, आंसर ही बस उन दोनों का यही है कि क्योंकि ये दोनों हार्मोन्स हैं तो इनको ब्लड से थ्रू ट्रैवल करना है, बस यही इनका में कॉमन फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आदमी को हॉस्पिटल में डाल दिया गया, उसके पास बॉडी के अंदर टेम्परेचर बहुत कम है, भूख भी नहीं लग रही और प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अगर सिंपल सा टेम्परेचर, एपेटाइट एंड प्यास, सटाइटी सेंटर एंड बॉडी में थर्मोस्टैट, बेटा ये दोनों हाइपोथैलेमस ही होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूमुलेशन ऑफ रिलीज सेंटर ऑफ न्यूरॉन्स, जाहिर सी बात है एक्यूमुलेशन एंड रिलीज सेंटर ऑफ न्यूरो हार्मोन्स। तो एक्यूमुलेट एंड रिलीज कहाँ से होता है, वो भी न्यूरो हार्मोन्स का, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ना, जहाँ पे ऑक्सीटोसिन एंड ADH ये दोनों रिलीज होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, नाम कभी नहीं पढ़ा बट दिमाग लगाते, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फैक्टर की जगह अगर हार्मोन लिख देता तो आसान लगता। पेपर में यही तो है, एग्जामिनर को तुम्हें कंफ्यूज करना है। डायरेक्ट आंसर हाइपोथैलेमस। एसोसिएशन एरियाज, ब्रेन में बेटा अगर एसोसिएशन एरियाज होते हैं तो उनका सिर्फ एक काम होता है कि हम क्या करें, सोचने समझने का काम कर सकें, हम ऐसा काम कर सकें जिसमें बड़ा सोचना समझना चला रहता है, उनको आप एसोसिएशन एरियाज बोलते हो। तो वहाँ पे इंटरसेंसरी, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, सोचने समझने का काम, बोलने का काम, ये सारी की सारी चीज़ें। बॉडी का कोऑर्डिनेशन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों करते हैं, याद रखना। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हार्मोन जो कार्डिक एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं वो एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड मेड्यूला एंड एड्रेनल ग्लैंड्स। ये को स्टार लगा लो और जितनी बार रटोगे उतना कम है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चंस का लेवल देख रहे हो आप, क्वेश्चंस NCERT डायरेक्ट बेस्ड है, कितने ज़रूरी थे। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स विल इंटरैक्ट विद इंट्रा सेल्युलर रिसेप्टर, आधे बच्चों ने ना इसको ही उल्टा पढ़ लेते हैं वो लोग। इंट्रा सेल्युलर रिसेप्टर्स तो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं जो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेंगे। स्टेरॉइड हार्मोन्स पूछ रखे हैं यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, तो आपको हाइपोथैलेमिक स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, नहीं। आइडोथायरोन्स, यस, आपके पास वो स्टेरॉइड नहीं होते लेकिन मेम्ब्रेन के अंदर जा सकते हैं। कॉर्टिसोल मेम्ब्रेन के अंदर जा सकते हैं। एपिनेफ्रिन, नो, आंसर B and C। इन द ईयर ऑफ मैन साउंड वेव पास फ्रॉम मिडल टू इनर ईयर, ओवल विंडो, फेनेस्ट्रा ओवैलिस, डायरेक्ट क्वेश्चन, यहाँ तक अपना क्लियर होता है। विच एंडोक्राइन ग्लैंड स्टोर्स इट्स सिक्रीशन इन एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस बिफोर डिस्चार्जिंग इन द ब्लड, आपको कुछ थायराइड याद है। थायराइड में इस तरीके से क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं और वो अपना सारा सिक्रीशन कहाँ करते हैं, इस फॉलिकल के यहाँ पे सेंटर में स्टोर करते हैं। तो एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस में स्टोर किया ना, डिस्चार्जिंग, बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू ब्लड, थायराइड। ग्रोथ हार्मोन की एक्टिविटी इंक्रीजेज विद थायरॉक्सिन, दोनों मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के लिख लो इसको। प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज़ वेरी फास्ट, सीधी सी बात, अगर फाइबर का साइज़ लार्ज होगा और माइलिन शीट होगी, दोनों चीज़ की वजह से आपके पास हमेशा एक्शन पोटेंशियल बहुत फास्ट मूव करता है। लार्ज फाइबर वाला इसका कंसेप्ट मैंने नहीं पढ़ा है, पढ़ाऊंगा भी नहीं क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। कवरिंग ऑफ माइलिन शीट ये पढ़ा रखा है, यानी माइलिन शीट होगा तो स्पीड फास्ट होगी, इसको आप याद कर लीजिए। इसके साथ साथ बेटा इस पेपर की डिस्कशन कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ जितने क्वेश्चंस ज़रूरी थे वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। डन, थैंक यू।